हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिछले कई दिनों से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और आज का जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है और इसमें हम लोग बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक एक महत्वपूर्ण संस्था है दक्षिण एशिया के लिए। दक्षिण एशिया की जितनी भी कंट्रियां हैं वही इसकी मेंबर हैं और बात करेंगे कि जो भारत है हमारा दक्षिण एशिया में सब में क्या करता है, ब्रदरहुड की भावना रखता है, बड़े भाई की भावना रखता है, भाईचारे की भावना से एक दूसरे के विकास में सहयोग करता है। तो बिम्स्टेक की जो स्थापना की गई वह क्यों की गई इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कब हुई, किस घोषणा के माध्यम से हुई, इसका लाभ क्या होता है, भारत का इसमें क्या स्थान है और जो मेंबर कंट्रियां हैं इसकी, भारत की ज्यादातर पड़ोसी कंट्रियां इसकी मेंबर हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग विस्तृत तौर पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हो उन सब वीडियोस की लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। आई थिंक कि हमारा 10वां या 12वां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 ऑर्गेनाइजेशन और आएंगी और इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा हिस्ट्री, क्योंकि हम लोग इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स और करंट के जो मुद्दे हैं ये सब हम लोग साथ में देखते हुए चल रहे हैं। तो जो लोग नए हो प्लेलिस्ट में जाकर अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे आज के वीडियो के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है, बिम्स्टेक। क्या है, बिम्स्टेक चैप्टर का नाम है। सबसे पहले देखेंगे कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सी से होगा कोऑपरेशन। ठीक, तो ये देख के आप लोगों को लग ही गया होगा कि ये जो बिम्स्टेक की स्थापना की गई है यहाँ खास करके बे ऑफ बंगाल का नाम आया है, तो बंगाल की खाड़ी के बारे में ही इसमें बात की जाएगी। देखिए ये क्या है, एक क्षेत्रीय बहुसंघीय संस्था है। क्षेत्रीय बहुसंघीय संस्था का मतलब यह है कि बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड जो भी व्यापार होगा, जो भी कार्य होगा, उसमें इसकी जो मेंबर कंट्रियां उनके बारे में बात की जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें कि बंगाल के खाड़ी की स्थिति कहां है, तो यहां से हम लोग समझेंगे एक मैप के माध्यम से। मेंबर कंट्रीज भी यहां पर हम लोग देख लेंगे। देखिए ऐसे करके चला जाता है इधर, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक, बहुत अच्छा मैप नहीं बना है लेकिन इस पर ध्यान नहीं देंगे आप लोग। क्या करेंगे, यहां पर देखिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहां की अगर कंडीशन हम लोग ऐसे करके देखें तो ये हमारा पड़ता है म्यांमार, या फिर हम लोग इसे बर्मा बोलते हैं। पहले बर्मा था, म्यांमार हो गया। आगे चलकर ये जो कंट्री पड़ती है कौन सी आती है, थाईलैंड। ठीक, कितनी कंट्रियां हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये हमारा प्यारा सा इंडिया। तो इतनी कंट्री ही इसकी मेंबर है। बंगाल के खाड़ी की स्थिति क्या है, तो वो है बे ऑफ बंगाल, यहां पर है। ठीक, हिंद महासागर का एक क्षेत्र है जो दक्षिण एशिया में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में खाड़ी का निर्माण करता है। हिंद महासागर, उसे हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे यही चीज आप लोग निकालिए कि बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे इसको सही तरीके से करने के लिए बिम्स्टेक की स्थापना की गई और इसके लिए जो कंट्री जोड़ी गई इसमें, तो भारत की जो पड़ोसी कंट्रियां हैं खास करके दक्षिण पूर्व एशिया की और दक्षिण एशिया की। दक्षिण एशिया में कौन सी आती हैं, ये आ गया हमारा श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया। ये 5 कंट्रियां कहां की हैं, दक्षिण एशिया की। ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन कई बार बना है। बिम्स्टेक में जो दक्षिण एशिया की कंट्रियां हैं वो मैच करने के लिए दे देता है कौन कौन सी हैं, तो ध्यान देंगे। दक्षिण एशिया में आती हैं इतनी कंट्रियां, बस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कंट्रियां, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। और ये जो 2 कंट्रियां आप लोग इधर देख रहे हैं, म्यांमार और थाईलैंड, ये हमारे दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्री हैं। तो कुल 7 कंट्री इसकी मेंबर हैं
और बात कैसे होती है, इन्हीं के आर्थिक कॉरिडोर के बारे में बात होती है कि एक दूसरे का सहयोग करके आपस में भाईचारा बनाए रखना और एक दूसरे का सहयोग करना, सिर्फ आंतरिक मामले में ही हस्तक्षेप ना करना यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर किसी कंट्री का आंतरिक मामला है कोई, उसमें दूसरी कंट्री नहीं बोल सकती, बाकी हर चीज में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। चलिए बात करेंगे कि इसकी स्थापना क्यों हुई, कब हुई। तो इसकी स्थापना होती है 1997 में, एक बैंकॉक घोषणा की जाती है बैंकॉक में, उसके माध्यम से इसकी स्थापना होती है। और इसकी मेंबर कंट्रियां उसमें होती हैं केवल 4 मेंबर कंट्रियां होती हैं। और इसका नाम क्या रहता है, बिम्स्टेक नहीं रहता, बिस्टेक रहता है। क्या, BIMSTEC, ये अभी का नाम है। जब इसकी स्थापना की गई तो नाम क्या था, BISTEC। क्या था, ये हो गया बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से इसकी स्थापना की गई। कब, 1997 में। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि जब 1997 में जब इसकी स्थापना की गई तो कुछ दिनों बाद ही 1997 में ही इसमें कौन जुड़ गया, म्यांमार। ठीक, जब म्यांमार जुड़ा तो इसका नाम चेंज होकर क्या हुआ, BIMSTEC कर दिया गया, डायरेक्ट बिम्स्टेक कर दिया गया। कब यह नाम चेंज हुआ इसका, ये जो नाम मैंने लिखा है अभी मैं बताऊंगा कब चेंज हुआ है। पहले इसका नाम था BISTEC, बिस्ट एक करके था। ठीक है, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लेकिन 1997 में ही म्यांमार इसमें आगे चलकर जुड़ता है तो इसका नाम हो जाता है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से यह फेमस होता है। टाइम पीरियड आता है 2004 का। 2004 में इसमें कौन सी कंट्री जुड़ती है, तो जुड़ती है नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान जुड़ गई तो आप लोगों को लगेगा कि इसी में इनका नाम जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। इसी संस्था को पूरा बना दिया गया, क्या, बिम्स्टेक कर दिया गया। और इसका जो फुल फॉर्म कर दिया गया, ये बना दिया गया। समझ में आई बात, यह नाम कहां से निकल के आया, जब 2004 में नेपाल और भूटान इसमें ऐड होते हैं तो कुल मेंबर कंट्रियों की संख्या कितनी होती है, 4 यहां थी और 1 यहां से जुड़ी, 2 यहां से जुड़ी, तो 4 + 1 + 2 = 7। कुल 7 कंट्रियां इस समय इसकी सदस्य हैं। समझ गए, कौन सी कंट्री कब जुड़ी थी, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नाम ये कब पड़ा, ये स्टार्टिंग में नाम नहीं था, पहले इसका नाम था, इसमें से एम हटा दीजिए, BISTEC था। उसके बाद म्यांमार आया तो ये नाम डाल दिया गया, लेकिन इसमें से EC अलग था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को अलग किया गया था, अलग से पढ़ा जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2004 में नेपाल और भूटान इसके मेंबर बनते हैं तो इसको पूरा कर दिया गया और नाम क्या रख दिया गया इसका, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से इसे डाल दिया गया। आई होप कि ये सारी चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब यही हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, फिर बात करेंगे कि एक्चुअल में यह संस्था क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं और भारत का इसमें क्या पक्ष है अपना। ठीक है, चलिए बात करेंगे इसके गठन के बारे में। इसका गठन कब और कैसे किया जाता है, तो गठन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, जितनी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं इसका फाउंडेशन कब हुआ। फिर आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि फाउंडेशन कंट्री कौन सी थी, सदस्य देश कौन कौन से थे उस समय के, स्थापना, यहां आप लोग ब्रैकेट में स्थापना लिख सकते हैं, स्थापना के समय के सदस्य देश कौन से थे। फिर बात करेंगे कि म्यांमार इसमें कब जुड़ा, फिर बात करेंगे नेपाल इसमें कब जुड़ा और वर्तमान में कुल संख्या कितनी है। ठीक, चलिए स्थापना इसकी होती है 1997 में, किसके माध्यम से, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। बैंकॉक में घोषणा की जाती है और बिम्स्टेक की स्थापना की जाती है। सदस्य देश कौन कौन से थे, स्थापना के समय से केवल 4 कंट्रियां थी। कौन कौन सी, मैंने अभी बात किया था, पहली थी बांग्लादेश, आई से हो गया इंडिया भारत, एस से हो गया श्रीलंका और टी से हो गया थाईलैंड। ठीक है, ये कंट्रियां हो गई हमारी। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि आगे चलकर 1997 में इसमें कौन जुड़ता है, म्यांमार। कौन सी कंट्री, म्यांमार इसकी सदस्य। देखिए जब ये 4 थे तो इसका नाम क्या था, हम लोगों ने अभी देखा था, BISTEC। ठीक,
ये नाम था इसका। लेकिन 1997 में इसमें क्या होता है, म्यांमार भी ऐड हो जाता है, तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, BIMSTEC। ठीक, ये नाम इंपॉर्टेंट है। कब बना, 1997 में। लेकिन एक टाइम पीरियड कब का आता है, वह आता है 2004 का। 2004 में इस बिम्स्टेक में, जिसमें म्यांमार भी ऐड था, ऐड कौन कौन हो जाता है, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि बिम्स्टेक में आगे एन और बी लगा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसका विस्तृत तौर पर नाम क्या कर दिया गया, ये हटाकर पूरी तरह से BIMSTEC के नाम से, बिम्स्टेक के नाम से यह फेमस हो गया। ठीक, तो इसके फाउंडेशन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे कि वर्तमान समय में सदस्य देश कितने हैं। वर्तमान में मेंबर कंट्रीज, MC मतलब मेंबर कंट्रीज, गलत मत सोचिएगा आप लोग, MC का मतलब है मेंबर कंट्रीज, सदस्य देश। ठीक, वो कितने हुए, यहां से चलिए, 4 ये, 1 ये, 5, 2 ये, 7, कुल कितने हो गए, 7 वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। अब बात करेंगे इन 7 में से कितने दक्षिण एशिया के हैं और कितने दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट कर देंगे। ठीक, एक में लिखेंगे दक्षिण एशिया और एक में लिखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया। मतलब कि जो दक्षिण पूर्व की एशिया है वो, ये कैसे समझेंगे आप लोग, देखिए ऐसे हम लोग देखते हैं ना, इधर क्या होता है हमारा उत्तर, इधर होता है दक्षिण, और इधर होता है पश्चिम, और इधर होता है पूर्व। तो ये मान लीजिए भारत की एशिया की स्थिति है, तो एशिया में सबसे दक्षिण पर कौन सा कंट्री पड़ती है, हमारी इंडिया ही तो पड़ती है। यहां पर इंडिया की ऐसे करके स्थिति है, और इसके इधर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे ना। तो दक्षिण पूर्व से कौन कौन सा निकल गया, अभी हम लोगों ने मैप में देखा था, एक म्यांमार और म्यांमार के नीचे थाईलैंड, 2 कंट्रियां थी। ठीक है, तो चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। दक्षिण एशिया से कुल 5 कंट्री और दक्षिण पूर्व एशिया से 2 कंट्री। 2 कंट्री कौन कौन सी, थाईलैंड और म्यांमार। और यहां से कौन सी है, तो जो 7 हम लोग इसमें देखे हैं, एक थाईलैंड को हटा दीजिए और एक म्यांमार को हटा दीजिए, तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कुल 5 कंट्रियां कहां की बच गई, हमारी दक्षिण एशिया की बच गई। तो आई होप कि इसके फाउंडेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं और मेंबर कंट्री से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में यह है क्या। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए, एक भी पॉइंट आप लोगों को छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जो चीज मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, सिर्फ वही आप लोगों को नोट करना है। सारी चीजें क्लियर होंगी, इसकी गारंटी मेरी है। चलिए रफ करते हैं इसे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि यह है क्या। ठीक है, बिम्स्टेक रियल में क्या है, हेडिंग ही बना देंगे हम लोग, क्या है, कौन क्या है, बिम्स्टेक क्या है, या फिर आप लोग इसका परिचय लिख सकते हैं। चलिए इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, क्षेत्रीय बहुपक्षीय क्या है यह संगठन। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। ठीक, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं कि बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे, व्यापार होंगे, उन सब में एक दूसरे का सहयोग, आर्थिक सहभागिता बनाए रखना, सारी चीजें भी हम लोग इसके माध्यम से देख लेंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेकंड पे आता है बे ऑफ बंगाल, BOB अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती मतलब इसके तट पर जो हैं, या फिर समीपवर्ती मतलब जो इसके पास में है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती, ये ट यार मेरा त और ट समझ में नहीं आता, आप लोग समझ लेंगे। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती समीपवर्ती देशों के क्षेत्रीय एकता का प्रतीक, देशों के क्षेत्रीय
एकता का प्रतीक है यह, ठीक है। मतलब कि इन सब में क्या आपसी सौहार्द बनाए रखना, ब्रदरहुड की भावना बनाए रखना, एक दूसरे का सहयोग करना ही इसका मेन मोटिव है, ठीक। ये चीज हो गई, सेकंड पॉइंट भी क्लियर। याद रखेंगे जो बंगाल की खाड़ी की क्या है, नेबर कंट्री अगर हम लोग बोल सकते हैं, पड़ोसी देश, जो तटवर्ती, जो इसके तट से लगते हैं या फिर जो इसके समीप में कंट्री जैसे कि थाईलैंड है, तो उसके बारे में क्या होगा, एकता का प्रतीक, एक दूसरे में आपसी सौहार्द को बनाए रखना और ब्रदरहुड की भावना लेकर चलना, यह होता है इसका मेन पॉइंट। थर्ड पर बात करेंगे सहयोग, सहयोग को बढ़ावा, ठीक। क्या है, सहयोग को बढ़ावा देना, मतलब कि इन सब में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखना ही हमारा क्या कहलाता है, ब्रदरहुड कहलाता है। ये पॉइंट लिखना कंपलसरी नहीं था, बट मैंने इसलिए लिख दिया कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इन दोनों के माध्यम से इसे नहीं समझ पाएंगे और इसके माध्यम से समझेंगे, बट ये जरूर याद रखेंगे सहयोग की भावना किसमें, जो दक्षिण एशिया की कंट्रीज हैं और जो दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्री हैं, खास करके वो जो इसकी मेंबर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में हम लोगों ने किसे देखा, म्यांमार और थाईलैंड को देखा, और दक्षिण एशिया में हम लोगों ने किसे देखा, सबसे पहले इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक। इन कंट्रियों के बारे में बात हम लोगों ने किया, इनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देना ही इसका कार्य है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसे रफ कर देते हैं फिर उद्देश्य लिखते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, परेशान नहीं होंगे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोगों को मिलने वाली है इसमें। उद्देश्य लिखेंगे आप, ठीक। इसका पहला उद्देश्य क्या है, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, किसके बीच में, जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में, ठीक। सेकंड पॉइंट आता है क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना। अब आप लोग बताएंगे, मैं कई बार इकोनॉमिक्स में भी ये बात कर चुका हूं कि आर्थिक विकास कैसे होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, जब हमारे पास क्या हो, सही मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे पास रिसोर्स हो, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हो, और नेचर से जो हमें प्राप्त है प्राकृतिक चीजों का सही तरीके से उपयोग करना ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, जो आर्थिक विकास के वातावरण को बनाता है। कोई भी कंट्री तभी डेवलप कर सकती है जब वहां इंडस्ट्रियां, उद्योग वगैरह लगाए जाते हैं, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कंपलसरी जरूरत होती है, ठीक। तो इन सबका सहयोग करना और वातावरण क्रिएट करना जिससे कि देश विकास कर सके। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग। सारी चीजें एक ही हैं, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के लिए साझा अर्थात पार्टनरशिप रहे जिसकी, मतलब एक दूसरे का सहयोग हो, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के लिए सहयोग। कोई भी ऐसा कार्य न करना जिससे पर्सनल खुद को प्रॉफिट हो, किसके माध्यम से, जो कार्य बिम्स्टेक के अंतर्गत आता है, जो इसका उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उसके लिए कोई भी कार्य ऐसा न किया जाए जिससे कि उसी कंट्री को पर्सनल तौर पर लाभ हो जो उसका कार्य कर रही है। ऐसा न करके एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखकर कार्य को करना ही क्या कहलाता है, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के लिए सहयोग, ठीक। आई होप कि सारे पॉइंट आप लोगों के मेरे साथ ही क्लियर होते जा रहे होंगे। चौथा है शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि में एक दूसरे का पूर्ण सहयोग। शिक्षा, विज्ञान,
प्रौद्योगिकी में एक दूसरे का सहयोग। ठीक, अब ये कैसे, कोई भी अगर कंट्री विकास करती है तो उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, एजुकेशन। एजुकेशन सही है तो ऑटोमेटिक आप क्या होंगे, साइंस के सेक्टर में, विज्ञान के क्षेत्र में सही तरीके से कार्य कर पाएंगे, प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए एक दूसरे का सहयोग करना इसका मेन उद्देश्य रखा गया। ठीक, तो ये थे इसके प्रमुख उद्देश्य, जो 4 उद्देश्य थे। अगर हम लोग अब आगे यहीं पर बात कर ले किसके बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में, तो सिद्धांत हम लोग यही देख लेते हैं, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं हैं। आइए, इसका सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है इसकी। तो पहला सिद्धांत इसका क्या रखा गया, समान संप्रभुता। समान संप्रभुता, संप्रभुता, अगर आप लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हर चीज पर, हर कार्य पर एक दूसरे को बराबर हिस्सेदारी करना। अगर हम लोग इसका पूरी तरह से व्याख्या करें संप्रभुता का, तो एक दूसरे के लिए सहयोग प्रदान करना और हर चीजों पर एक दूसरे का एक साथ ही अधिकार होना संप्रभुता कहलाता है। तो समान संप्रभुता के तहत यही निकल के आया कि किसी भी चीज पर सारी मेंबर कंट्रियों का समान अधिकार होगा। सेकेंड आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब कि अपनी कंट्री में वह पॉलिटिकल रूप से कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसमें हमसे कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से उन्हें फ्रीडम प्राप्त है। ठीक, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। थर्ड इसकी थ्योरी क्या है, वह है शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। क्या, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। व्हाइट बोर्ड छोटा है, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। शांतिपूर्वक सह अस्तित्व मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री क्या कर, जैसे देखे कि नेपाल, भूटान या कोई भी कंट्री XYZ जो इसकी मेंबर है छोटी है, तो कोई अगली कंट्री ये सोचे कि मैं इस पर अधिकार कर सकता हूं, इसके अस्तित्व को मैं खत्म कर दूंगा। ये भावना नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्वक सह अस्तित्व मतलब शांति के साथ एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये क्या कहलाता है, बिम्स्टेक का मेन सिद्धांत कहलाता है, जो थ्योरी रखी गई है इसके तहत। ठीक है, बात करेंगे चौथी थ्योरी क्या है इसकी, पारस्परिक लाभ। ये भी उसी से रिलेटेड है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पारस्परिक लाभ मतलब कोई भी ऐसा कार्य करना है जिसके माध्यम से सारी सदस्य कंट्रियों को लाभ हो, किसी पर्सनल को लाभ ना हो। पांचवी के बारे में अगर हम लोग बात करें, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लेंगे आप लोग, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इंडिया है, मान लीजिए इंडिया में जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा चल रहा था पाकिस्तान से, उसमें कोई भी कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर आंतरिक मामला है तो वह कंट्री अपने मामले को खुद ही उसको क्या करेगी, पूरी तरह से सॉल्व करेगी। इसमें अगर मैं चाहूं तो एक वीडियो शूट कर सकता हूं, किसके लिए, अमेरिका ने इसमें भागीदारी दिखाने की कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप उसमें यूएसए के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा था, लेकिन इंडिया ने डायरेक्ट नकार दिया था कि हमारा मामला है, हम सक्षम है, हम सब कुछ कर सकते हैं, मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तो वही बात है कि किसी भी कंट्री का अगर आंतरिक मामला हो, इंटरनल फैक्ट कोई भी हो या इंटरनल मैटर कोई सा भी हो, राज्य और राज्य में कोई प्रॉब्लम हो रही, किसी पड़ोसी कंट्री से हो रही है और हमारे क्षेत्र पर अधिकार करना चाह रहा है, तो उन सब में कोई अगली कंट्री नहीं बोलेगी हमें पूरी स्वतंत्रता है, हम अपना कार्य करेंगे, किसी को कोई अधिकार नहीं है। ठीक, तो ये हो गया इसके सिद्धांत। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है। आइए, चीजें इजी हैं, समझना है, लिखना है और याद करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे कि अब आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी तैयार करूं। एमसीक्यू तैयार करके जितने वीडियोस आप लोगों के पास हैं अभी तक, सबके नीचे उनका एमसीक्यू उनके उसमें डाल दिया जाएगा, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। जैसे आप लोग वीडियो देखेंगे उसके तुरंत बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसी वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन उस एमसीक्यू में दिए जाएंगे। चलिए बात करेंगे भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व। भारत के लिए महत्व,
कि मतलब बिम्स्टेक का क्या इंपॉर्टेंस है भारत के परिप्रेक्ष्य में। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे नेबरहुड फर्स्ट। अब इसका मतलब क्या है, पड़ोसियों में पहला स्थान, क्या पड़ोसी देशों में प्रधानता, पड़ोसी देशों में प्रधानता। ये आप सबको पता है कि जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं, खास करके एशिया की, दक्षिण एशिया की कंट्री, भारत को बड़े भाई का रोल अदा करना पड़ता है उन सबके साथ, सबके सहयोग को साथ में लेकर चलता है। और भारत ही एक ऐसी कंट्री है दक्षिण एशिया में जो पूरी तरह से हम लोग विकसित तो नहीं कर सकते, लेकिन विकास की ओर बहुत तेज से अग्रसर है। तो इन सब में प्रधानता की भावना भारत को प्राप्त होती है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, वह है एक्ट ईस्ट। एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट एक्ट बनाया गया था। तो इसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने बदल कर क्या कर दिया था, एक्ट ईस्ट कर दिया था। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को विदेश नीति के बारे में, फॉरेन पॉलिसी जब मैं पढ़ा रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट से सेकेंड या थर्ड वीडियो, या आई थिंक लास्ट वीडियो था, उसमें आप लोग देखेंगे मिल जाएगा। एक्ट ईस्ट ये क्या होता है, दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है किसे, भारत को। यह भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। देखिए अगर एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी चीजें फिल करेंगे, आप लोग बताएंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही मैं ये चीजें पूरी कोशिश करता हूं कि जो मैं लिखूं आप लोग भी नोट्स प्रिपेयर करो। नोट्स प्रिपेयर करवाना ही मेरा मोटिव रहता है, ठीक है। अगर आप लोग लिख लेंगे, वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। चलिए तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास करना। क्या भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास करना। भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं, जो 7 सिस्टर हम लोग पढ़ते हैं, साथ ही उसमें सिक्किम भी देखते हैं, कौन कौन से, अरुणाचल, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम। हाँ, तो ये हमारी 7 जो हमारे स्टेट है, 7 सिस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं, उत्तर पूर्वी स्टेट, उनको क्या किया जाता है कि बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से कहा जोड़ा जाता है, उसको पूरी तरह से बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से जोड़ दिया जाता है। इससे उनका आर्थिक विकास भी सही तरीके से हो जाता है, ठीक है। चलिए चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। क्या ये इंपॉर्टेंट है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, के विस्तारवादी प्रभावों से मुकाबला, विस्तारवादी प्रभावों से मुकाबला कर सकता है भारत। कैसे, अभी मैं आगे समझाऊंगा। इसके तहत कुछ परियोजनाएं बनाई गई थी, सड़कें जोड़ी गई हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्रीज हैं उनसे भारत का सहयोग अच्छी तरीके से बना रहेगा। तो जो चाइना का क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जैसे चाइना और पाकिस्तान कॉरिडोर लाया गया है, पूरी तरह से भारत पाकिस्तान को जोड़ दिया गया है चाइना से सड़क के माध्यम से। अभी कल के न्यूज में अगर आप लोग देखेंगे तो कहां के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहां गए थे, श्रीलंका में, वहां की संसद को संबोधित करना चाह रहे थे और बोले थे कि आप जो व्यापार करते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप हमसे लोन ले सकते हो, ऋण ले सकते हो, कर्ज ले सकते हो। अब सोचिए पाकिस्तान कितनी बड़ी बात बोल रहा है, जो खुद कर्ज में डूबा हुआ है। और साथ ही उसने बोला अगर आपको चाइना से व्यापार करना है तो आप आइए हमारे ग्वादर बंदरगाह पर। और ग्वादर बंदरगाह कहां पड़ता है हमारा, ये पड़ता है अरब सागर में, और वहां से सीधे चाइना को जोड़ दिया गया है। तो श्रीलंका ने पूरी तरह से नकार दिया, और जो पाकिस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं इमरान खान जी, उनको संसद में संबोधन ही नहीं देने दिया गया, मना कर दिया गया। महिंद्रा राजपक्षे उन्होंने मना कर दिया पूरी तरह से कि आप यहां पर संबोधित
नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज है कि इसकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना की, यह पूरी तरह से विस्तारवादी है। क्या करता है, कंट्रियों को लोन देता है और जब लोन वो नहीं चुका पाते, ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर उनमें अपनी यही बेल्ट एंड रोड के माध्यम से उन्हें जोड़ देता है और अपने बिजनेस को बढ़ाता है। ठीक, तो उससे मुकाबला करने के लिए भारत को ये दक्षिण पूर्व एशिया के कंट्रियों से अपना सहयोग सही तरीके से बनाए रखना कंपलसरी है। ठीक, बात करेंगे 5वें पॉइंट के बारे में। हम लोगों ने एक संस्था पढ़ा था सार्क, लिखेंगे पहले सार्क के महत्वहीन होने से नया मंच मिला। किसके माध्यम से, बिम्स्टेक के माध्यम। सार्क क्या था, सार्क वो था जिसके माध्यम से क्या होता था, पाकिस्तान भी उसका मेंबर था और देशों के विकास के बारे में बात की जाती थी। सार्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर मैं एक वीडियो शूट कर चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तो ये मिल जाएगा। क्या हुआ था कि 2016 में जब इसकी बैठक होने वाली थी तो उसी समय क्या हुआ था, हमारे यहाँ उरी अटैक हो गया था और इस वजह से भारत ने इसका बहिष्कार कर दिया था। तो सार्क पूरी तरह से अब अस्तित्व में उस हिसाब से नहीं है जैसे पहले था, तो यह महत्वहीन हो गया। तो भारत को अदर कंट्रियों से कैसे जुड़ा जाए, तो उसके लिए नया मंच मिला। किसके माध्यम से, बिम्स्टेक के माध्यम से। मतलब दक्षिण पूर्व एशिया की जितनी कंट्री हैं उनसे भारत अच्छी तरीके से अपना तालमेल बिठा सकता है। ठीक है, तो ये थे इसके क्या, भारत का महत्व, इसमें भारत को क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण संपर्क योजनाएं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, नहीं लिए हैं तो वीडियो बैक करिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करेंगे कि इसकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सड़क के माध्यम से जोड़ी गई हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, हेडिंग महत्वपूर्ण संपर्क योजना। ठीक है, पहली योजना कौन सी है, वह है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल। बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल। बांग्लादेश, भारत, भूटान, BBIN। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, भारत यहां कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक तरह से मोटर वाहन समझौता। मोटर वाहन समझौता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश, भारत, भूटान और नेपाल की क्या होगा, जो यात्री और माल परिवहन किया जाता था, परिवहन के माध्यम से यात्री और माल जाते थे, निर्बाध रूप से चारों कंट्रियों के लोग या चारों कंट्रियों का माल एक दूसरे में आ सकता है और जा सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। सेकंड वाला हम लोग देखेंगे, सेकंड वाला क्या है, एशियाई त्रिपक्षीय मार्ग एक बनाया गया है। क्या, ये बिम्स्टेक के माध्यम से ही बनाया गया है, एशियाई त्रिपक्षीय मार्ग। और यह एशियाई त्रिपक्षीय मार्ग कौन सा है, तो यह है म्यांमार, भारत और थाईलैंड। किसका, म्यांमार, भारत और थाईलैंड। ठीक, भारत, म्यांमार और थाईलैंड को एक सड़क के माध्यम से जोड़ दिया गया। म्यांमार की सीमा कहां से लगती है, मिजोरम में लगती है, मणिपुर में लगती है आपके, और साथ ही मणिपुर, मिजोरम और एक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, 3-4 स्टेट से इसकी सीमा लगती है। वहां से जोड़ के थाईलैंड तक जोड़ दिया गया है इंडिया को। तो ये इसकी क्या थी, संपर्क योजना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि बिम्स्टेक से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के कंफ्यूजन रहे होंगे आज दूर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर आए तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।